डीपी यादव जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग उनको बाहुबली भी कहते हैं। उनके बेटे विकास यादव की शादी हो गई है। पिछले 23 साल से वो जेल के अंदर बंद हैं नीतीश कटारा हत्याकांड में, और जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए तो उनकी शादी हो गई। इस वक्त मेरे साथ खुद डीपी यादव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, विकास को कब बेल मिली थी और ये शादी जो है किस तरह से संपन्न हुई? मेरे विचार से विकास को अपनी मां की गंभीर बीमारी का ऑपरेशन कराने के लिए माननीय न्यायालय ने बेल दी थी और उसके बाद में उनकी मां का ऑपरेशन हुआ। अब एक ऐसा बेटा जो मां के साथ बहुत लगाव या इमोशनली बहुत जुड़ता हो, तो नेचुरली माँ को थोड़ी इस बात की तसल्ली हुई, लेकिन वो अभी भी खैर बीमारी से बाहर आ नहीं पाई हैं। लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन जब हुआ तो उनकी देख रेख के लिए घर पे किसी एक आदमी की जो उनका करीबी हो या इमोशनली जिससे पेशेंट जुड़ता हो, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो माननीय न्यायालय ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनको बेल दे दी। ये शादी संपन्न कहाँ हुई, कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। शादी तो राजनगर निवास स्थान पर हुई। माननीय न्यायालय ने उनको आदेश दे दिया था कि आप अपनी माँ के साथ रहेंगे, उनको हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टरों को दिखाना, ये आपका काम है। इसलिए माननीय न्यायालय की मान्यता करते हुए उसने कहीं दूसरी जगह जाने का तो सवाल नहीं उठता था। तो पहले सगाई हो गई थी 1 महीने पहले और कल शादी हो गई। शादी में मेहमान कौन कौन थे और घर में शादी करने का मकसद क्या था? नहीं, घर में मकसद तो ये था, माननीय न्यायालय ने उनको घर रहने के लिए कहा था कि आप घर पे अपनी माँ के साथ रहें। और माँ की भी इच्छा ये थी कि मेरे बेटे की सगाई शादी मेरे सामने हो। और जहाँ तक ताल्लुक वहाँ कौन कौन, तो परिवार के सभी लोग मौजूद थे। हाँ, आपकी बहू जो हर्षिका यादव हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं। उनका प्रोफाइल क्या है, कहाँ की वो रहने वाली हैं? हर्षिका यादव शिकोहाबाद की रहने वाली हैं। उनके पिताजी का नाम उदयराज सिंह यादव है, वो प्रिंसिपल हैं कॉलेज में वहाँ पर। और ये लोग माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव के ही परिवार के लोग हैं। और वो बीएससी बीएड और एमएससी अभी कर रही हैं। तो एक अच्छी घरेलू अच्छी बच्ची है। तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा सभ्य और तहजीब वाला परिवार है, अच्छे लोग हैं, समाज अच्छा है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार उसकी विकास की मां ने बहू को पसंद किया और उनकी शादी हो गई। विकास पिछले 23 सालों से जेल के अंदर बंद हैं और शायद सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 साल में वो सज़ा पूरी कर बंद लेंगे। है नहीं, बंद थे। बंद थे। तो आगे आपने क्या सोचा है विकास के लिए? विकास अब क्या करे? कोई कारोबार करेंगे या पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, विकास एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बीएससी बीएड है और नहीं सॉरी बीटेक है और एमबीए भी है। तो वो अपनी नीति का निर्धारण खुद भी करेगा, समझदार बच्चा है। और मैं समझता हूँ कि जो उनकी इच्छा होगी उसी के अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि वो राजनीति में आए, लेकिन इच्छा उसी की है, हमारे परिवार की है। और उसकी संगनी, उसकी पत्नी उनकी है। वो लोग आपस में फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है। विकास पिछले 23 सालों से जेल में थे और आप भी अभी लंबे समय तक जेल में रहे एक हत्याकांड में। जेल में आपका, आपके बेटे का वक्त कैसा बीता? परिवार की हालत उस समय क्या थी? थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का एक खेल है और तरह तरह के षड्यंत्र इस समाज में और राजनीति में होते रहते हैं। मैं भी एक ऐसे ही षड्यंत्र का शिकार था, पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने मेरे को बाइज्जत बरी किया, क्योंकि मेरा कोई दोष ही नहीं था। किसी तरह का अपराध ना हमने किया है, ना अपराधी लोग हैं। हम तो स्वतंत्रता सेनानी बाप के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम तेजपाल, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में जेलें काटी, यानी महात्मा गांधी जी के आंदोलन से लेकर पंडित नेहरू, सरदार पटेल के सारे आंदोलनों में वो शरीक रहे। तो इस तरह की पृष्ठभूमि है हमारे पूरे परिवार की। आर्य समाजी लोग हैं। हमारा कोई भी कार्य होता है तो शुरू में हवन और यज्ञ। हमारे परिवार का 7 वर्ष का बच्चा भी वेद मंत्र जानता है, अपनी संस्कृति को जानता है, अपनी परंपराओं को जानता है।
उसी का पालन करते हुए हम लोग सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं। विकास को सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी करार दिया था। आपको लगता है कि विकास से गलती हुई थी और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अफसोस है इस चीज़ पर? इस बारे में तो ना तो मुझे बोलने का कोई हक है, ना मैं बोलना चाहूँगा। माननीय न्यायालय ने जो कर दिया वो मैं स्वीकार है, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते संविधान की इज्जत करना और माननीय न्यायालय की इज्जत करना ये हम तमाम लोगों का फर्ज है। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग बाहुबली कहते हैं, अभी भी आपको बाहुबली कहते हैं लोग। कई आपराधिक मामले भी आप पर दर्ज हुए चुनाव के वक्त में या जब आप राजनीति कर रहे थे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? राजनीति नहीं कर रहा था, जब मैं विद्यार्थी था तब भी मैं कई बार जेल गया विद्यार्थियों के लिए आंदोलन करने में, किसी अपराध में नहीं, किसी गुनाह में नहीं, किसी जुर्म में नहीं। और किसानों की लड़ाई तो हम लोग लड़ते रहते हैं, वो तो हमारी जीवन की अहम वो है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको यही सिखाया है। जब मैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वापस लौटा था अपने स्टडी के बाद में, तो मैंने पिताजी से पूछा था कि पिताजी राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने तब मुझसे मना किया था। हमारे पिताजी एक बहुत ही सोशल और बहुत ही अच्छे किस्म के मानव थे, आर्य समाजी परिवार है, इसलिए शुद्ध विचारधारा तो हमारी घूंटी में हमको मिली है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, राजनीति में जाने की सलाह मैं तो नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम जाओ तो मेरी 2 बातें याद रखना कि एक तो ज़िंदगी में कभी भी चाहे नंगे पैर रह जाओ बेईमानी मत करना। दूसरे, जब तेरे कान में गरीब की कोई ऐसी आवाज़ है कि उसको कुछ सता रहा है या उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अपनी जान पर खेल करके भी उस गरीब की रक्षा करने का काम करना। यही हमारा गुरु मंत्र है, इसी को लेकर के हम राजनीति में आ गए। बाहुबली शब्द को आप सही मानते हैं या खराब मानते हैं? देखिए, बाहुबली शब्द तो हमारी पूजा हनुमान जी को कहते हैं। आप पता नहीं, मेरे को कई जगह इस बात नाम को सुन करके, हालांकि मेरे साथ लगा, मुझे कुछ पे कोई गर्व नहीं है। मैं तो इस बात से, इस शब्द से दुखी इसलिए हूँ कि लोग उसे गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। बाहुबली तो हनुमान जी को कहा जाता है, हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है। तो कुल मिला करके, लेकिन लोगों ने लगाया, लोगों ने तो धर्मपाल यादव को DP यादव बना दिया। अब क्या किया जाए, ये तो उनके लिखने की, पत्रकार भाइयों की, उन लोगों की सबकी बात है। तो कुल मिला के मैं एक अच्छा एथलीट रहा हूँ, अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, नेशनल लेवल का कबड्डी का, वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, और मुझे कविताएं लिखने का भी शौक है। तो कुल मिलाकर के हमने तो देश के भक्तों की वो कहानियाँ पढ़ी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ये तो हम लोगों को जन्म से ही ऐसी शिक्षाएं मिली हैं। आपका बेटा लंबे समय से जेल में था, तो उसके नेचर में, व्यवहार में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं और क्या कुछ उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है इतने लंबे समय तक जेल में रहने से? देखिए, परेशानी तो होती है और आदमी जल्दी से उबर भी नहीं पाता है, लेकिन चूँकि हमारा खून उसमें है तो निश्चित तौर से उसमें देशभक्ति भी होगी, देश प्रेम भी होगा, राष्ट्रभक्त भी होगा। ये तमाम बातें तो उसमें होगी। और वो एक अच्छा बुद्धिमान बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। वो जो आदमी B.Tech इंजीनियर हो और MBA हो, तो निश्चित तौर से उसके लक्षण तो इस बात से पता लगता ही है कि वो एक होशियार आदमी है। जेल में आपने एक किताब लिखी है, वक्त साक्षी है। जब आप जेल में थे, आपने खुद बताया कि जेल के अंदर मैंने किताब लिखी थी जी। इस किताब को लेकर इस किताब में क्या है और इसके पीछे लिखने का मकसद क्या है? ये जीवन की कविताएं हैं, एक भी कविता आपको निराशाजनक रूप में मिलेगी नहीं इसमें। और मैंने सामाजिक और देश के ऊपर ये कविताएं लिखी हैं। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, अगर आप सुनना चाहें। कठिन समय के कठिन पलों में यदि तुझ में कुछ साहस है बाकी, जिंदा रहने की जिद तुझ में और जीवन का विश्वास है बाकी। ऐसा कोई समय नहीं बंधु जिसका कोई अंत नहीं, जीवन फिर रोशनी पाता है यदि जीने का प्रयास है बाकी। एक आखिरी सवाल, विकास की सज़ा लगभग पूरी हो गई है, तो अभी लीगल तौर पर आप ये मामला लड़ ही रहे हैं, कितना टाइम और लगेगा बाहर निकलने में? देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हम ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, कि ईश्वर उसको सद्बुद्धि भी देगा, उसकी हेल्प भी करेगा। हम ईश्वर का नाम लेकर के ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि वो जीवन को अच्छी तरीके से अच्छे लक्ष्य की तरफ लेके जाए। सामाजिक तौर पर जैसे हम सेवा कर रहे हैं, मैंने पब्लिक की सेवा की है। हम राजनीति का मकसद हमारा कुछ और नहीं है, सिर्फ गरीब किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को
ताकत देकर उन्हें आगे ले जाने का हमारा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के तौर पे मैंने अपनी विधानसभा लोकसभाओं के आसपास 15,000 लोगों को रोजगार दिया है अपने उद्योगों में। मैं 18,000 बच्चों को शिक्षा देता हूँ। हम जहाँ मौजूद हैं ये भी नोएडा का एक जाना माना पब्लिक स्कूल है, जहाँ करीबन 1,500 बच्चे इस स्कूल में शिक्षा पाते हैं। तो ये बताइए कि ठीक है, सज़ा पूरी होने वाली है, लेकिन नीतीश कटारा की जो माँ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो फांसी होना चाहिए था, ये तो सज़ा बहुत कम हुई है। नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, क्योंकि अगर कानून उनके घर में तो है नहीं, कानून तो न्यायालयों में है, तो न्यायालय बेहतर समझेगा। उन्होंने उनसे तो लोगों ने क्या क्या कहलवाया, सारी बातें मैं आज आपको नहीं बता सकता। जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और बदले की भावना से राजनीति करते हैं, जिन्होंने मेरा राजनीतिक उत्पीड़न भी किया है, ये सारा इतिहास जानता है, सारी राजनीति जानती है कि हमको किस तरीके से राजनीति में किस तरीके से लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया। तो वो तो उनके पीछे खड़े हैं, उनको फाइनेंस भी करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनको राय भी देते हैं, उनको विचार भी देते हैं। वही बेचारी मुखौटाएं तो बोलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये है डीपी यादव, जिन्होंने हर सवाल के जवाब दिए और विकास यादव की शादी से लेकर उनकी सज़ा तक और अपने जो मामले हैं उस तक तमाम सवालों के जवाब एनडीटीवी को दिए। नोएडा से कैमरा पर्सन अरुण नेगी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।